कोविड के टाइम में जितना ग्राफिक डिजाइनरों ने फ्रीलांस में कमाया ना पैसा, सब दो लोगों ने कमाया है। एक तो डॉक्टर ने कमाया है और एक ग्राफिक डिजाइनर ने कमाया है। जो लोगो बनाते थे ना, उस समय उनकी फीस भी 50-50 हज़ार रुपये हो गई। हमने खुद किया है इतने प्रोडक्ट पर काम। हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मेरा नाम है विनीत और मैं एक स्टूडेंट हूँ मैक करोलबाग के अंदर। मैं यहाँ पे 3D डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ और यहाँ की स्टूडेंट्स क्रिएटिव टीम का पार्ट भी हूँ। और मेरे साथ आज इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मिस्टर राहुल सिंह। सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। सर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से हैं और सर का एक्सपीरियंस है 6 to 7 ईयर्स का। सर एक बहुत बड़ी FMCG ब्रांड के साथ काम करते हैं जिसका नाम है वेनेसा, और वहाँ की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग टीम का पार्ट भी हैं। वहाँ की क्रिएटिव टीम को भी हैंडल करते हैं। तो सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। सर, इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से आप हो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे और सर आपसे कोशिश करेंगे कुछ इंसाइट्स लेने की। इंडस्ट्री में क्या ट्रेंडिंग है वो आपसे हम जानना चाहेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही? एक्सपीरियंस ये था कि जब पास आउट हुए थे मैक से, तो मैक के थ्रू ही मतलब हमारा जो है ज्वाइनिंग हुई थी। तो उस समय जो टीचर थे मैक के, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था उस समय, क्योंकि उस समय क्या कि जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट होता है वो काफ़ी होपलेस हो जाता है। तो उस समय जो मैक के जो टीचर होते हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। काफ़ी जगह, जैसे हम जगह डिजाइनिंग करते थे, कुछ डिजाइनिंग में हम फंस जाया करते थे, समझ में नहीं आ जाते, तो उस समय हम कॉल करते थे सर को, तो सर बता दिया करते थे। बाकी जो मैक में जो सीनियर थे उनसे कांटेक्ट में थे ही, बाकी जो हमारे इंडस्ट्री में जो सीनियर थे उनसे कांटेक्ट में रहते थे, तो काफ़ी हेल्प करते थे वो। पर धीरे धीरे क्या होता था कि हम सीखते गए, समझते गए, ब्रांड को समझते गए, फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझते चले गए, प्रोडक्ट का थीम क्या है, करते करते हमने को काफ़ी अपना एक्सपीरियंस हो गया और हम करने लग गए। जी। तो सर ये आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ 2014 की, 2014। काफ़ी टाइम हो गया। ओके सर, गुड टू नो। आप मैक से ही? मैक से ही मैंने किया था और काफ़ी अच्छा उस समय मैक में किया था। गांव से आए थे तो कुछ पता नहीं, हिंदी तो इंग्लिश तो आज भी नहीं आती और इंग्लिश तो आज भी, क्योंकि हम गांव से पढ़े हुए लड़के थे। तो यहाँ आए तो हमको एक मैक दिखा तो हमने एडमिशन लिया। तो अब यह है कि एक जैसे आज के समय में इंडस्ट्री में आप कहीं चले जाओ तो आपको एक प्रोफेशनल, आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश मतलब वो पढ़े नहीं होते बेचारे, तो उनका बोलने का तरीका भी अलग होता है। अब वो इतना दिल्ली एक सिटी में लड़के पढ़े होते हैं, उनका एक अलग बिहेवियर होता है बोलने का, और जो एक गांव से होते हैं उनका बिहेवियर मतलब अलग होता है। तो वो क्या होता है कि वो जो डिजाइनिंग जो सीखते हैं ना, तो आपको जो कोर्स है ना, आपको काफ़ी चीज़ें ढक देता है, क्योंकि आपका जो है ना, आपका प्रोफेशनल जो है ना, आप डिजाइनिंग से हो, तो आपकी जो काफ़ी चीज़ें हैं, वो डिग्री है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं किया है, उससे आप इंडस्ट्री को मतलब कोई मतलब नहीं रहता, पर आप डिजाइनिंग जो किए होते हो ना, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कोई भी आप इसलिए एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें जो कोर्स कर रहे लड़का और थोड़ा सा अपने आप को शार्प करे, मेहनत करे, तो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे, काफ़ी अच्छे लेवल पे जा सकता है। और इसमें ऐसा है कि ये आने वाले टाइम में और ग्रो करे जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना कि ये अपडेट होती रहती है समय के हिसाब से। ठीक है। सर आपने बता ही दिया 2014 में आपने ज्वाइन किया था। तो सर और जैसे आजकल के बच्चे हैं वो ये जानना चाहते हैं, क्या ये फील्ड को वो अपने आप से परस्यू कर सकते हैं या ज़रूरी है किसी कोर्स के थ्रू ही? नहीं, अपने आप से तो मतलब नहीं कर सकते, अपने आप से तो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि फिर तो वही प्रोफेशनल, हाँ, किसी प्रोफेशनल, अब एग्जाम्पल के तौर पे अब MBBS की बुकें भी मिलती हैं मार्केट में, तो आप उसको पढ़ के MBBS तो बन नहीं सकते, तो आपको एक टीचर तो चाहिए। टीचर जो होता है आपको काफ़ी हेल्प करता है, और टीचर जो क्या होता है कि आपको समय के हिसाब से अपडेट करता है। अब आप मतलब कि बुक पढ़ के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बुक जो होती है कब की एडिशन है, क्या है क्या नहीं है। जो टीचर जो होते हैं वो समय के हिसाब से अपने आप को भी अपडेट करते हैं और स्टूडेंट को भी अपडेट करते हैं वो। तो एक विदाउट टीचर तो फिर ये मुश्किल है बहुत ज़्यादा।
सर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर या एक क्रिएटिव आर्टिस्ट को डेली लाइफ में अपनी जॉब में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आपकी लाइफ में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप डेली बेसिस पे फेस करते हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर? देखो, चैलेंजेस तो कोई नहीं है। चैलेंजेस ये है कि आपका मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या है कि आप ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आप उस चीज़ को रोज़ नहीं करते। अगर आपने आज एक डिज़ाइन बना लिया ना तो आप उस डिज़ाइन को कल नहीं बना सकते। तो चैलेंजिंग उसमें यह है कि चैलेंजिंग ऐसे नहीं भी कह सकते। जैसे कि अगर आपका माइंड क्रिएटिव है और क्रिएटिव सोचते हो तो आप जनरली मतलब एक नया प्रोडक्ट को, नया डिज़ाइन को डेवलप कर लोगे। तो इसमें चैलेंजिंग ऐसा कुछ है नहीं। चैलेंजिंग है कि आप अपने आप को अपडेट कितना करते हो। दूसरा क्या है कि एक कोई सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर को 10 साल पुराना जो सॉफ्टवेयर जो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, जो 10 साल पहले थे वो आज नहीं है। आज वो कम से कम 50% चेंज हो चुके हैं। तो एक तो ये है कि आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से खुद को अपडेट करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपके समय में क्या है कि स्मार्ट अब क्या है कि सॉफ्टवेयर भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। आपका जो काम पहले आपको जो 2 घंटे लगते थे, जैसे कि फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड क्लीन करना पड़ता था और हेयर क्लीन करना पड़ता था, तो बहुत टाइम लगता था, 2 घंटे 3 घंटे। अब तो ऐसे कि टूल आ चुके हैं कि आप एक क्लिक में क्लीन, अब जैसे आपको अपडेट ना हो, को पता नहीं है, तो आप उस चीज़ को 2 घंटे भी करोगे तो आपको चैलेंजिंग हो जाता है कि यार ये मैं 2 घंटे लगा दिए मैंने। आपको पता है कि वो टूल एक क्लिक पे वो क्लीन हो जाएगा तो आपके लिए ईजी है। तो चैलेंजेस इसमें कुछ नहीं है। आप क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, और दूसरा कि प्रोडक्ट के हिसाब से अपने आप को आपको अपडेट करते रहना चाहिए। सर एक क्वेश्चन, जब आपने ज्वाइन किया था, जब आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तो किस टूल्स पे आप काम किया करते थे और आज की डेट में कौन से नए टूल्स आ गए हैं जिसमें आप काम करते? उस समय जो हम काम करते थे तो 3D में काम करते थे, तो 3DMX यूज़ करते थे, माया यूज़ करते थे। उस समय मडबॉक्स हुआ करता था। अब मडबॉक्स मेरे ख्याल से अब तो नहीं है, ऑटोडेस्क का मडबॉक्स। तो अब क्या है कि अब समय क्या था कि उस समय 3DMX और ये माया जो थे ये तो परचेज के सॉफ्टवेयर हैं। तो कुछ कंपनी ऐसी है कि जो अफोर्ड नहीं करती इनको, कोई बहुत कॉस्टली 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए के आते हैं। ब्लेंडर है, अब हमने सीखा तो काफ़ी दिन तक 3DMX पे किया, तो फिर कुछ कंपनी ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो डायरेक्टली बोल देती थी कि हमारे पास तो है नहीं है। तो कुछ कंपनी ऐसी नहीं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियां हैं, एजेंसियां, उनके पास है, आज भी हैं, उनके पास है, पर वो पुराने हैं, उन्होंने 1 टाइम लाइसेंस ले रखा है। पर जैसे ब्लेंडर है, ब्लेंडर फ्री टू यूज है। कहीं भी आप देखोगे ना तो 3D हो चाहे 2D हो, टूल एक ही होता है। आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि आपको जैसे आपको तरीका इंटरफेस आपको, हाँ, इंटरफेस में आपको तरीका पता है कि आप मॉडलिंग आपकी ऐसे होती है, तो आपको उस सॉफ्टवेयर से उस सॉफ्टवेयर में जाने में ज़्यादा ज़्यादा आपको 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन उस पर हैबिचुअल हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं होता उसमें, आप कर सकते हो इजली। सर हमारे स्टूडेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। आपने देखा आज हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो सबसे पहले तो सर, जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो स्टूडेंट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री के अंदर अपना फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्या फर्स्ट हैंड एडवाइस जो आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो जल्द ही कुछ टाइम में इस इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं? सबसे पहले इरिटेट नहीं होना डिज़ाइन से। अच्छा। उसमें क्या होता है कि डिज़ाइन जो होता है, एक लड़का कोई आर्टिस्ट होता है, उसका लाइक एक बच्चा होता है। वो जो डिज़ाइन बना रहा होता है ना कि जैसे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, वो अपने हिसाब से तो अच्छा बना रहा होता है, पर सामने जो सीनियर के पास जाता है तो वो डिज़ाइन उसके अनुकूल नहीं बन पाता और इंडस्ट्री के अनुकूल नहीं बन पाता। तो क्या होता है कि वो फिर वो चेंज हो जाता है। तो कुछ स्टूडेंट होता है इरिटेट हो जाते हैं, पर इरिटेट नहीं होना है। वो क्या होता है कि वो एक लर्निंग का स्टेप है वो। तो इससे क्या होता है कि बहुत बच्चे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सीखता है उससे। अधिकतर बच्चों की कंप्लेन यही आती है कि हमने डिज़ाइन बनाया, फिर हमारा डिज़ाइन सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। आपने तो बनाया, और सामने जो सीनियर बंदा बैठा हुआ है उसको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमको गाइड करेगा। तो तुमको बिल्कुल घबराना नहीं है, उसके साथ मिलकर काम करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डिजाइनिंग में क्या है कि शुरू में तुम जितना मेहनत कर लोगे 2 साल 3 साल, उसके बाद आपका वो मेहनत का 20% ही काम करना पड़ जाता है। आज आपने 100% दिया 2 साल 3 साल शुरू के, 3 साल बाद आपके फिर वो 20% रह जाता है काम। बस आप गाइड कर दोगे कि हाँ ऐसा होना है,
उसके बाद कोई टेंशन नहीं होता। स्टूडेंट्स अपने आप ही उस फील्ड के अंदर वो फिर वो एडेप्ट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल वो कार चलाना हो गया कि शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद सीख गए आप, तो कोई भी गाड़ी दे दो आप चला लोगे, वही तो सीखते सीखते सीख जाएंगे, अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को। तो शुरू में घबराना नहीं है बिल्कुल। और सर आपके करियर से भी रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, आपका फर्स्ट थॉट क्या था जब आप किस पॉइंट पे आपने ये सोचा कि आप 3D डिज़ाइनर ग्राफिक में ही जाना चाहते? सबसे पहले मेरे जो कोर्स था वो मैंने सोच के आया गेमिंग के लिए। मैं गेम बहुत खेलता, तो मैंने देखा कि उस समय अब तो बहुत इंडस्ट्री में गेम की कंपनी आ चुकी है। हमारे टाइम गेम की कंपनी 2-4 ही होती थी, वो स्टूडियो छोटे मोटे होते थे, उतने बड़े नहीं थे। तो उस समय हमने सोचा कि हमको गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, पर उस समय नहीं जा पाए। तो हमने फिर अपने आप को अपडेट करके फिर पैकेजिंग डिज़ाइन में चले गए, क्योंकि 3D तो आता ही था। वो 3D अगर आता है मेरे को तो मैं गेम भी, कैरेक्टर भी बना सकता हूँ, गाड़ी बना सकता हूँ और बोतलें बना सकता हूँ। तो इंडिया में क्या था कि उसमें प्रोडक्ट मतलब आज भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है प्रोडक्ट लाइन में। तो फिर मैंने अपने आप को प्रोडक्ट लाइन में ले गया। तो मुझे लगा कि मैंने उस समय जो स्टेप लिया था बहुत बढ़िया था, और उसके हिसाब से फिर मैं गेमिंग लाइन सोचा था। फिर मैंने गेमिंग लाइन नहीं हो पाया, तो फिर मैं प्रोडक्ट इंडस्ट्री में डिजाइनिंग में चला गया। वैसे सर कोविड के बाद गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम हुई है। हाँ, कोविड के टाइम बूम इसकी वजह से हुई है ना, क्योंकि एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इजीली है, नेट के थ्रू है। और हाँ भी बहुत कुछ है। हाँ, तो ये डिजिटली अब एक चीज़ और बता दूँ, कोविड के टाइम में जितना ग्राफिक डिजाइनरों ने फ्रीलांस में कमाया ना पैसा, सब 2 लोगों ने कमाया है। एक तो डॉक्टर ने कमाया है और एक ग्राफिक डिजाइनर ने कमाया है। और उस समय क्या था कि जो 5-5 हज़ार का जो लोगो बनाते थे ना, उस समय उनकी फ़ीस भी 50 हज़ार रुपये हो गए। हमने खुद किया है इतने प्रोडक्ट पे काम। तो उस समय तो ये डिज़ाइन ऐसा है कि आप 15 साल भी इंडस्ट्री में रह जाए, आपका इंडस्ट्री में रह गए आप, तो आपको एक इंडस्ट्री में नाम हो जाता है। उसके बाद आपको ज़रूरत भी नहीं है जॉब करने का। पापा इतना काम हो जाए तब खुद कह दो कि बस इतना नहीं कर सकता। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है। सर सबसे पहले तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था जो आप इंडस्ट्री में आए, आपने कौन सा ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट पकड़ा? आपका मोस्ट लव्ड प्रोजेक्ट कौन सा है, और या फिर रीसेंट प्रोजेक्ट कौन सा है, और मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा आपका? पहला जो मैं किया था वो एक होता है डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए स्टैंड बनता है, जिसको FACU बोलते हैं, सीटी काउंटर टॉप यूनिट, जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट रखा जाता है। तो सबसे पहला जॉब मेरा ये था कि मेरे को प्रोडक्ट को रखने के लिए एक स्टैंड बनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट वो था, तो उस पर काफ़ी लर्निंग करी, हमने सीखा समझा, वो बनाया। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रोडक्ट मेरा अभी भी मार्केट में अवेलेबल है वो है डेनवर का एक परफ्यूम आता है इम्पीरियल। इम्पीरियल वो मैंने बनाया था। डिज़ाइनिंग आपने की? उसके डिज़ाइनिंग मैंने किया था। फिर डेनवर का बहुत प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हिट हुए और मार्केट में भी अवेलेबल हैं। अच्छे जनरली शॉप पे मिल जाएगा। एक हैमिल्टन का सीरीज आता है परफ्यूम का, उस पर भी मैंने काम किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी हमने मतलब अच्छा रहा। कुछ चैलेंजिंग। अभी रिसेंट प्रोजेक्ट कौन सा है जिस पे आप काम कर रहे हैं? रिसेंट जनरली परफ्यूम का ही प्रोडक्ट है, उस पर काम चल रहा है। और चलते रहता है प्रोडक्ट का काम है जो है, क्योंकि प्रोडक्ट जो ऐसा होता है ना कि एक बार में डिसाइड नहीं होता, उस पर काफ़ी लंबे समय से उस पर रिसर्च, R&D, डिज़ाइनिंग, थिंकिंग चलती है, तो चलता रहता है वो। ठीक। तो सर एक स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स जब अपने कॉलेज से सीधा इंडस्ट्री के अंदर स्टेप करते हैं, अपने इंडस्ट्री के अंदर जब ट्रांजिशन करते हैं, तो चैलेंजेस तो आपने बता दिए, उनको ओवरकम कैसे किया जाए, उसके ऊपर कैसे उनको वर्क करना चाहिए? चैलेंजेस के बारे में तो सिंपल एक चीज़ है कि चैलेंजेस तो हर चीज़ इंडस्ट्री में, विदाउट चैलेंजेस कोई तो ऐसा चीज़ है नहीं कि जो मतलब कोई चैलेंज ना हो। चैलेंज को आपको हैंडल क्या कर, देखो चैलेंज क्या है, चैलेंज वो होता है कि जैसे आपको कोई काम नहीं आता और उसके थ्रू दूसरा कोई काम मिल जाए, पर इंडस्ट्री में ऐसा है नहीं। चैलेंज मैं बताऊँगा आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो आप ग्राफिक डिज़ाइन ही रहोगे, आपसे कोई मैकेनिकल काम तो नहीं कराएगा। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है आपने, तो वही चीज़ यूज़ होंगे जो आपने सीखा है। जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा समय के। अब जैसे फ़ोटोशॉप है,
हर बार अपडेट आता है हर 6 महीने में। तो जनरली आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। अपडेट एक देने से पहले एक मैसेज आता है, उसके साथ PDF होता है, चाहे वेबसाइट पे ऐसा मेंशन होता है कि इसमें अपडेट क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, क्यों अपडेट हुआ है। तो अपडेट पे कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको समय के हिसाब से अपडेट रहने का फ़ायदा क्या है कि आप जो काम 2 घंटे में करते हो वो आप 10 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि वो नई नई चीज़ें AI डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, मतलब काफ़ी चीज़ें, तो वो आपको करना है तो आपको चैलेंजेस ही नहीं आएगा कभी भी। और सर जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस नहीं आएंगे अगर हम अपडेट रखेंगे अपने आप को, तो स्टूडेंट्स को एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है उनका अबाउट इंटरव्यू, अबाउट शो रील, या सर उनसे पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि आप शो रील कैसे प्रिपेयर करो या अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाएं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें और कैसे क्रैक करें इंटरव्यू को। शो रील की मतलब जैसे आप पहले तो पोर्टफोलियो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट कौन सी करनी है। ठीक है, 3D में भी बहुत इंडस्ट्री, एक इंटीरियर की, एक्सटीरियर की है, गेमिंग की है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की है, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की है, ग्राफिक में भी सेम है, पैकेजिंग की है, पोस्टर डिज़ाइनिंग की है, सोशल मीडिया की है, बहुत है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना है किस में। अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँगा 3D में आप जाने जा रहे हैं गेमिंग के, और गेमिंग में की कंपनी में आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग तो लेके जा नहीं सकते, तो आपको हिसाब से आपको उस लाइक सॉरी बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की इंटरव्यू में सबको पता होता है इंडस्ट्री को कि जो लड़का है फ्रेशर है, तो वो आप ये सोच के मत जाना कि मतलब क्या होऊंगा, सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उनको भी पता होगा कि लड़का फ्रेशर है। आपको टूल आना चाहिए, क्योंकि जब आपको टेस्ट लेंगे वो, तो टेस्ट में आपसे ये देखा जाता है कि लड़के को टूल की नॉलेज है कि नहीं है। आप चले गए और आपको टूल का नॉलेज ही नहीं है, तो अब डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे वहाँ पे। आपको टूल की नॉलेज है और आपने डिज़ाइन कुछ भी कर दे दिया होता, तो कंपनी सामने वाले भी HR है चाहे डिज़ाइनर्स हैं, वो एज्यूम करता है कि यार इसको टूल की तो नॉलेज अच्छी है पर इसको डिज़ाइन के भी समझ नहीं है। तो वो फिर क्या हुआ था कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है वहाँ पे पढ़ता है, पर वो सिखाता है, क्योंकि सामने वाले को टूल का नॉलेज तो है ना, डिजाइनिंग का नॉलेज, क्योंकि फ्रेशर है, फ्रेशर लड़का उस इंडस्ट्री में जा रहा है, तो उस इंडस्ट्री को अडेप्ट करने में टाइम लगता है ना, उसका क्या थीम है, क्या कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो वो मेन है कि आपको टूल आना चाहिए। हाँ, आपने पोर्टफोलियो जो बनाया हुआ है उसमें, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपने कुछ भी बनाया तो सामने वाला पूछ सकता है आपसे कि आपने ये लोगो बनाया तो क्या सोच के बनाया आपने। आप हर लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर लोगों का होता है कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। नहीं कि आपने लोगों में कुछ भी ABCD लिख के आपने दे दिया, तो वो नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट पे सारा पैकेजिंग है। आपने जैसे साबुन का पैकेजिंग बनाया, तो आप उसमें कैक्टस का फ्लो लगा नहीं सकते, कैक्टस नहीं लगा सकते। साबुन होता है स्मूथ, ठीक है, ब्लेड नहीं लगा सकते उस पर, उसमें एलोवेरा लगा सकते हैं आप, उसमें फेदर दे सकते हैं, हर्ब्स दे सकते हैं, अब उसमें क्रीम, ये सब मिल्क दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सोचना होता है, इस सब चीज़ों का ध्यान देना आपको ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें किस पे आपको खुद अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, आपको नेट पे देखना पड़ेगा उसके बारे में। आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो कंपनी किस इंडस्ट्री से आ रही है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, तो उस इंडस्ट्री के बारे में आपको नेट पे पढ़ना पड़ेगा, पूरी डिटेल देखनी पड़ेगी आपको, उसके प्रोडक्ट देखना पड़ेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको याद है कुछ? हाँ, मेरे से तो जनरली जब मैंने तो अपना रिज्यूम दिया था, तो उन्होंने बोला कि आपने जो किया है बताओ उसके बारे में, क्या सोचे किया है। तो फिर हमने बताया था कि हाँ ये पैकेजिंग है, ये है, मतलब कॉन्सेप्ट था। तो जनरली उन्होंने जो टेस्ट दिया था, तो वो टेस्ट तो मतलब होता है, तो अपने हिसाब से मैंने बना दिया था। तो उनको समझ में आ गया था कि इनको टूल आता है, मतलब नॉलेज है सॉफ्टवेयर का। हाँ, सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, पर उतना जल्दी मतलब काम तो किसी को भी नहीं आता वो ऑप्शन जानने। और फिर एक्सपीरियंस और फ्रेशर में फ़र्क क्या रह जाएगा, अगर वो सब अच्छा काम कर देगा तो फिर वो चीज़ें रही। ठीक। और सर आपने काफ़ी एक्सपीरियंस जो आप 6-7 साल पहले की जो पैकेजिंग थी और आज की जो पैकेजिंग है राइट नाउ, जो 2024 में जो पैकेजिंग चल रही है, कितना आपने डिफरेंस देखा है, कैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है ओवर द? देखिए, ऐसा है कि पैकेजिंग जो है, कुछ पैकेजिंग कंपनी की आइडेंटिटी होती है। कुछ प्रोडक्ट जो है पुराने, उनको लिए तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो फिर वो कंटिन्यू आगे चलता रहता है।
आफ्टर लॉकडाउन स्टार्टअप बहुत चालू हुआ है, बहुत स्टार्टअप। और पैकेजिंग लाइन में आप जनरली देखोगे कि इतनी हर्बल कंपनी आ गई, क्योंकि इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा कंपनी आ गई। तो उसमें क्या है कि आपको मतलब कोई मतलब ऐसा पैकेजिंग कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट उस पर आप नहीं कर सकते। आप मतलब डिज़ाइन बना रहे हो, पैकेजिंग बना रहे हो, सामने लोग अच्छा लग गया, आपने 100 पैकेजिंग बनाई जिनमें से 2 पैकेजिंग हिट हो गई, देन उसको आगे लेके चलते चले गए। ये सब चीज़ें हैं। ओवर द टाइम थोड़े बहुत चेंजेस, हाँ थोड़े बहुत चेंजेस। जो प्रोडक्ट आपका हिट हो चुका है उसकी पैकेजिंग वहीं स्टक हो जाती है, क्योंकि वो एक पब्लिक के माइंड में ना वो एक इमेज बन जाती है। अगर आप नई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप उसके हिसाब से कि लग्जरी है, सस्ता प्रोडक्ट है, हर्बल है, क्या चीज़ें उस हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ता है। तो बहुत ईजी है। हाँ बहुत मतलब ज़्यादा कोई हार्ड मतलब इंडस्ट्री कोई इतनी लड़के सोचते हैं इतनी मतलब वो नहीं है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो आप 1 महीने 1.5 महीने में आप बिल्कुल सीख जाओगे अच्छा कर। सर इसके बाद हमारे जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो AI रिलेटेड हैं। जैसे कि आपने लास्ट 1 ईयर से कोविड के बाद से सुना होगा AI का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, हर जगह AI, हर जगह AI। तो आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसके अंदर भी AI का यूज़ होता है, या AI क्या है? AI का यूज़ है, पर आपकी जो आप एक क्रिएटिव चीज़ सोच सकते हैं ना, वो AI नहीं सोच सकता। अब जैसे फ़ोटोशॉप का AI है वो आपको बहुत हेल्प करता है, जैसे कटिंग करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, वो तो हेल्प बहुत अच्छा करता है। थोड़ा सा आपका जैसे कुछ चेंज करना है, थोड़ा बहुत उतना काम आपको हेल्प कर सकता है, आपकी जगह नहीं ले सकता वो। जैसे कि लोग बहुत बोल रहे हैं कि AI जॉब्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, या फिर क्या नॉर्मल आपको हेल्प करेगा होती है AI से कुछ? वो आपका हेल्प करेगा, आपका जॉब नहीं लेगा। वो आपका टाइमिंग बचाएगा, काम करने का आपको सपोर्ट करेगा, वो आपकी जॉब कभी ले नहीं सकता। क्योंकि जो ह्यूमन वो AI को कुछ नहीं बनाया, AI को तो हम जब ह्यूमन ने बनाया है। तो ओवरऑल मतलब AI एक हेल्पफुल टूल है, हेल्पफुल टूल अच्छे तरीके से अपनी जॉब में यूज़ करें तो वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी, आपका टाइम बचाएगा। और ये भूल जाइए कि आपका जॉब पे कोई इफेक्ट पड़े, कभी नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो सर हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को इंसाइट मिली होगी एक्चुअल इंडस्ट्री पर्सन से, और उनको कुछ सीखने को मिलेगा। और थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।